अब देखिएगा कंपैरिजन टेस्ट के क्वेश्चंस को और आगे बढ़ाते हैं। ये मैंने एग्जाम्पल नंबर 4 लिखा है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर किसी भी फंक्शन में x मल्टीप्लाई कर रहा है या डिवाइड कर रहा है और लिमिट 0 से आगे जा रही है और 0 से आगे जा रही है और इस तरह से जा रही है कि वो 1 से भी आगे चली जाती है, तो आप हमेशा क्वेश्चन के 2 टुकड़े करना। 2 टुकड़े इसलिए करना कि जैसे मैं इसमें कंपैरिजन टेस्ट लगाने वाला हूँ, तो मोड साइन एक्स अगर होगा तो नीचे जो डिनोमिनेटर में x पड़ा हुआ है इस पर भी मोड लगेगा। अब वैल्यू के बारे में सोचिएगा, अगर आप 0 और 1 के बीच में रहते हैं, 0 और 1 के बीच में रहते हैं तो जो x की वैल्यू होती है वो डेसिमल में होती है। सपोज कर लीजिएगा 0.5, और डिनोमिनेटर में जब 0.5 डाला जाएगा तो ये वैल्यू 1 से छोटी है, तो आंसर जो है वो ग्रेटर देन बन जाएगा। लेकिन अगर 1 से आगे आप हैं, x की वैल्यू 1 से बड़ी है यानी कि x की वैल्यू 2 है, तो 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में पड़ती है, जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में पड़ती है तो डिवाइड करने पर बड़ा आंसर आता है, और 1 से आगे जाने पर किसी वैल्यू को डिवाइड करें तो छोटा आंसर आता है। तो यानी कि x मल्टीप्लाई करने में या डिवाइड करने में 1 से पहले का नेचर अलग रखता है और 1 से आगे का नेचर जो है वो अलग रखता है। अब तो रूल इस तरह से बनाएंगे आप कि जैसे इंटीग्रेशन 0 से अगर स्टार्ट हो रहा है तो 0 से 1 वाली लिमिट जो है आप आगे दिखा दीजिएगा, और फिर 1 से आगे वाली जो है आप आगे दिखा दीजिएगा। अब देखिएगा मैं इस इंटीग्रेशन को 2 पार्ट में तोड़ता हूँ। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 e टू दी पावर माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 टू इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। अब इसे मैं कह देता हूँ आई इक्वल टू I1 प्लस I2 इक्वेशन 1, वेयर I1 इज इक्वल टू 0 टू 1 e टू दी पावर माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 एफ एक्स डी एक्स, वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा e टू दी पावर माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स। अब इस इंटीग्रेशन को देखिएगा, I1 को इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 1 जा रही है, लिमिट फाइनाइट है, तो यानी कि फर्स्ट काइंड का नहीं हो सकता, क्योंकि फर्स्ट काइंड के इम्प्रॉपर इंटीग्रल में लिमिट में इनफाइनाइट का होना जरूरी है। अब बात करते हैं सेकंड काइंड की। सेकंड काइंड में अगर हमारे फंक्शन को कहीं प्रॉब्लम है तो 0 से 1 तक में प्रॉब्लम 0 पर होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में x पड़ा हुआ है, तो x की जगह जब 0 डालेंगे तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन वो भी समस्या दूर हो जाएगी क्योंकि ऊपर साइन x भी पड़ा हुआ है, और साइन x अपॉन एक्स की वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू 0 पर 1 होती है, तो यानी कि फंक्शन आपका बाउंडेड है ना। तो ये बात लिख देते हैं, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। लिमिट एग्जिस्ट कर गई है, फाइनाइट वैल्यू आ रही है, यानी कि 0 पर कोई खतरा नहीं है। तो अब हमारा हो जाता है एफ एक्स इज बाउंडेड, एफ एक्स इज बाउंडेड इन फाइनाइट इंटरवल 0,1. So I1 is proper integral, comma, therefore I1 is convergent. तो आपका जो इंटीग्रल है I1, उसमें लिमिट में 0 टू इनफाइनाइट नहीं था, तो फर्स्ट काइंड कैंसिल हो गई, और फंक्शन पूरे इंटरवल में बाउंडेड है तो सेकंड काइंड भी कैंसिल हो गई। तो यानी कि ना तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है और ना ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड है, तो ये हुआ प्रॉपर इंटीग्रल। और प्रॉपर इंटीग्रल यानी कि जो 12th में सीधे सीधे वाले क्वेश्चन थे, है ना। और तो प्रॉपर इंटीग्रल ध्यान रखना है, हमेशा कन्वर्जेंट होता है। प्रॉपर इंटीग्रल, चूंकि यहाँ जो चैप्टर डिस्कस हो रहा है वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल का हो रहा है, जिसमें आपके फंक्शन को कोई प्रॉब्लम होती है, लेकिन यहाँ पर जितनी भी प्रॉब्लम थी वो सारी दूर हो चुकी है, तो ये प्रॉपर इंटीग्रल बन चुका है, तो इस कारण से ये कन्वर्जेंट हो गया है।
अब I2 के लिए चलते हैं। अब कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे, क्योंकि कंपैरिजन टेस्ट तो तभी लगेगा ना जब इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा। अभी चलते हैं, क्योंकि I2 इक्वल टू है इंटीग्रेशन 1 to इनफाइनाइट e to the power minus x sin x upon x dx इंटीग्रेशन 1 to इनफाइनाइट fx dx fx is equal to e to the power minus sin x upon x। तो मोड fx is equal to e to the power minus x। e to the power minus x की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होंगी, तो इन्हें मोड की कोई जरूरत नहीं है। साइन पर मोड लगा दीजिएगा, x पर मोड लगा दीजिएगा। मोड साइन एक्स अपॉन मोड एक्स। अब साइन एक्स का तो आपको पता ही है कि मोड लेस देन इक्वल 1 होता है, ये हो जाएगा लेस देन इक्वल e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन मोड एक्स। ब्रैकेट में डाल देंगे क्योंकि मोड साइन एक्स लेस देन इक्वल 1, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। अभी अपॉन में मोड पड़ा हुआ है, असल में मुझे तो ऐसी वैल्यू निकालनी है ना जिसका मैं इंटीग्रेशन कर सकूं। अब e टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स का तो इंटीग्रेशन करने के लिए मुझे बीएससी सेकेंड ईयर में जाना पड़ेगा फूरियर सीरीज में। ये इंटीग्रेशन अगर मुझे निकालना है तो इसके लिए मुझे फूरियर सीरीज निकालनी पड़ेगी, लेकिन वहाँ तो हमें इंटीग्रेशन करने जाना नहीं है। हमें इंटीग्रेशन की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें तो ये चाहिए कि वो कन्वर्जेंट रिजल्ट देगा या डाइवर्जेंट रिजल्ट दे देगा। अभी मोड एक्स पर हटाता हूँ मैं। अब इंटरवल लिमिट देख लीजिएगा, 1 से इनफाइनाइट जा रही है, क्योंकि एक्स greater than equal 1 is to implies mod f greater than equal 1 is to imply 1 upon x less than equal 1। उल्टा कर दीजिएगा, 1 upon x को हटा दीजिएगा, तो ये हो जाएगा mod fx less than equal e to the power minus x, और इसे मान लेते हैं आप 5x। तो ये आपका हो चुका है mod fx less than equal 5x। कंडीशन जो है हमारी ट्रू हो चुकी है, क्योंकि इंटीग्रेशन 1 to इनफाइनाइट 5x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to इनफाइनाइट और e टू द पावर माइनस x dx लिमिट x टू इनफाइनाइट हो जाएगा, 1 से x हो जाएगा, और e टू द पावर माइनस x dx। जब आप इंटीग्रेशन करेंगे लिमिट अगर रखेंगे तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट आ जाएगा, ये तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट माइनस e टू दी पावर माइनस x माइनस, और लिमिट यहाँ 0 to x है, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट माइनस e टू दी पावर माइनस x प्लस e टू दी पावर 0 1 हो जाएगी, e टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट डालेंगे माइनस e टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट प्लस 1 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। फाइनाइट क्वांटिटी आ चुकी है, इज टू इम्प्लाइज इंटीग्रेशन 1 to इनफाइनाइट 5x dx इज कन्वर्जेंट। 5 वाला इंटीग्रेशन कन्वर्जेंट हो चुका है, तो f वाला इंटीग्रेशन भी कंपैरिजन टेस्ट से कन्वर्जेंट हो जाएगा बाय कंपैरिजन टेस्ट। भाई कंपैरिजन टेस्ट लगा दीजिएगा। I2x बल्कि ऐसे लिख देता हूँ, I2 is equal to इंटीग्रेशन 1 to इनफाइनाइट fx dx इज कन्वर्जेंट। ये इंटीग्रेशन आपका कन्वर्जेंट हो चुका है। अब इक्वेशन नंबर 1 में आइएगा, I1 भी कन्वर्जेंट आया था और I2 भी कन्वर्जेंट आया है। कन्वर्जेंट यानी कि आंसर निश्चित राशि आएगा। दोनों इंटीग्रेशन कन्वर्जेंट आ रहे हैं, दोनों निश्चित राशि आएंगे। निश्चित राशि में जब निश्चित राशि जुड़ेगी तो आंसर निश्चित राशि के रूप में आएगा। तो इसलिए आपका जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो I बन रहा था वो आपका कन्वर्जेंट हो चुका है। बाय इक्वेशन 1 कॉमा गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। तो जो दिया गया इंटीग्रेशन है वो कन्वर्जेंट है। अब ये ध्यान रखना है, कन्वर्जेंट फाइनाइट क्वांटिटी होती है। फाइनाइट प्लस फाइनाइट अगर करेंगे आप
तो फाइनाइट ही आएगा। यानी कि कन्वर्जेंट प्लस कन्वर्जेंट अगर लेते हैं तो कन्वर्जेंट बोलना है, और वरना हर केस में डाइवर्जेंट बोलना है। कन्वर्जेंट में डाइवर्जेंट जोड़ेंगे तो डाइवर्जेंट तो यानी कि इनफाइनाइट आएगा, तो इनफाइनाइट में तो कुछ भी जोड़ो तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यानी कि कन्वर्जेंट प्लस कन्वर्जेंट तो कन्वर्जेंट होता है, वरना कन्वर्जेंट प्लस डाइवर्जेंट हो, या कन्वर्जेंट माइनस डाइवर्जेंट हो, या डाइवर्जेंट प्लस डाइवर्जेंट हो, वो सारा का सारा जो है आपका डाइवर्जेंट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी एग्जाम्पल नंबर 5 है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अगर हम बीएससी सेकेंड ईयर के गामा फंक्शन, बीएससी पार्ट 1 के गामा फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएँ तो इसकी वैल्यू सीधे सीधे √π/2 आएगी, क्योंकि हम एक्स स्क्वायर को टी मान करके गामा फंक्शन से सवाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन करना उद्देश्य नहीं है, यहाँ तो हमें टेस्ट से कन्वर्जेंट से डाइवर्जेंट चेक करना है। तो सिंपल तरीका ये है कि अगर e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर अगर आपके पास है, तो e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर को अगर आप t मानते हैं तो डिफरेंशिएशन का आपके पास 2x होना चाहिए। यानी कि फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई में इसमें x होना चाहिए आपके पास, है ना, वरना इंटीग्रेशन आप नहीं कर सकते। और इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इनफाइनाइट जा रही है, तो यानी कि अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो आपको मल्टीप्लाई में x डालना होगा। x से मल्टीप्लाई करेंगे और x से डिवाइड करेंगे, लेकिन फिर वही बात हो जाती है। अभी मैंने पीछे वाले क्वेश्चंस के समय एक्सप्लेनेशन के समय बताया था कि अगर x मल्टीप्लाई और डिवाइड में आ जाए तो लिमिट 0 से 1 वाली अलग जाएगी और 1 से इनफाइनाइट वाली लिमिट अलग जाएगी, है ना। तो अब मैं इस लिमिट को 2 भागों में तोड़ने वाला हूँ। 2 भागों में तोड़ने का कारण यही है क्योंकि मल्टीप्लाई में x आने वाला है। लिख लेते हैं, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 टू इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो आई इक्वल टू I1 प्लस I2 इक्वेशन 1, वेयर I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स 0 टू 1 f(x) dx, वेयर f(x) इज इक्वल टू e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपकी लिमिट 0 से 1 जा रही है, e टू दी पावर 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 रखेंगे तो अभी निश्चित राशि e टू दी पावर माइनस 1 आ जाएगी। और 0 से 1 में आप फंक्शन की कोई भी वैल्यू अगर रखते हैं तो आपका फंक्शन एक निश्चित राशि देगा, यानी कि वो बाउंडेड है। तो और इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 1 जा रही है जो कि फाइनाइट लिमिट है, तो ना तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट काइंड का है ना सेकंड काइंड का है। इस कारण से जो है ये प्रॉपर इंटीग्रल होगा, और प्रॉपर इंटीग्रल जो है वो कन्वर्जेंट होते हैं। ये ले लेते हैं, f(x) इज बाउंडेड in interval 0,1, so I1 is proper integral, therefore it is convergent। इस कारण से ये कन्वर्जेंट है। अब I2 के लिए चलते हैं, I2 is equal to 1 to infinite e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हो जाता है 1 टू इनफाइनाइट f(x) dx, f(x) इक्वल टू e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्रॉपर इंटीग्रल है। I2 इज प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। लिमिट में इनफाइनाइट आ चुका है तो ये प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड हो गया। अब यहाँ पर जो है मैं मोड लेने वाला हूँ, क्योंकि मोड f(x) इज इक्वल टू मोड e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर। वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी तो मोड लगाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। और अब यहाँ इंटीग्रेशन मेरा तब होगा, मुझे फाई मानना है और अब मुझे फाई ऐड करना है ना। और कंडीशन होती है कि मोड f(x) लेस देन इक्वल φx होना चाहिए, और φx के अंदर एक क्वालिटी और होनी चाहिए कि उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाना चाहिए। अब e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने के लिए मुझे ज़रूरत है x की, तो e टू दी पावर, अब लिमिट देख लीजिएगा 1 से इनफाइनाइट जा रही है, तो यहाँ आप लिखेंगे लेस देन इक्वल x e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख देंगे क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल है 1 के। अब x की वैल्यू या तो 1 है या 1 से बड़ी है, तो 1 से बड़ी वैल्यू से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा आंसर आएगा, ये आपका 5x हो जाएगा। तो मोड f(x) लेस देन इक्वल आप कहेंगे 5x
वेयर फाइव एक्स की वैल्यू हो जाएगी एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने लिमिट में क्यों तोड़ा था, क्योंकि इंटीग्रेशन करने के लिए मुझे एक एक्स की ज़रूरत थी, तो इसलिए मुझे पता होना चाहिए कि मेरा एक्स 1 से आगे जा रहा है या 1 से पीछे जा रहा है। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, चूँकि इंटीग्रेशन 1 to infinite 5x dx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन 1 से x ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब एक्स स्क्वायर को अगर t मानते हैं तो 2x dx dt में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/2 e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर लिमिट 1 से इनफाइनाइट। तो यहाँ हो जाता है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, सॉरी यहाँ 1 to x है, तो ये हो जाता है -1/2 e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और लिमिट नीचे वाली 1 है तो प्लस ये हो जाता है 1/2e। x की जगह आप इनफाइनाइट डालेंगे तो माइनस इनफाइनाइट 0 हो जाएगा 1/2e। ये आपकी फाइनाइट वैल्यू हो गई है ना, फाइनाइट वैल्यू हो गई है, तो फाई जो है वो कन्वर्जेंट हो चुका है। तो इस टू इम्प्लाइज इंटीग्रेशन 1 to इनफाइनाइट 5x dx इज कन्वर्जेंट। इस टू इम्प्लाइज बाय कंपैरिजन टेस्ट, by comparison test integration 1 to infinite fx dx I2 is convergent। इस तरह से जो I2 है वो कन्वर्जेंट हो जाता है। अब I1 भी कन्वर्जेंट हो चुका है, I2 भी कन्वर्जेंट हो चुका है। बाय इक्वेशन 1 गिवन इंटीग्रल इज आल्सो कन्वर्जेंट, क्योंकि कन्वर्जेंट इंटीग्रल प्लस कन्वर्जेंट इंटीग्रल का आंसर जो है वो फाइनाइट क्वांटिटी आएगा, तो जो आंसर है वो आपका कन्वर्जेंट हो चुका है। ये 2 क्वेश्चन थे जो थोड़ा सा लीक से हट करके थे। यहाँ पर इसमें आपने सीखा। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ म्यू टेस्ट। ये है 12.9 म्यू टेस्ट फॉर इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। जिन क्वेश्चंस में म्यू टेस्ट लग जाएगा इम्प्रॉपर, जहाँ इसमें फर्स्ट काइंड फिर उसके बाद सेकंड काइंड आएगी ना, तो दोनों में लगेगा म्यू टेस्ट। तो ये टेस्ट कंपैरिजन है, म्यू टेस्ट है, दोनों में लगते हैं ये, फर्स्ट काइंड में भी सेकंड काइंड में भी। तो इसीलिए मैं फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड को अलग अलग बांट रहा हूँ। और जब म्यू टेस्ट आपका लग जाता है ना, तो आप ध्यान रखना है क्वेश्चन बड़ी जल्दी हो जाता है। ये कंडीशन लिख रहा हूं मैं म्यू टेस्ट की। लेट आई इज इक्वल टू है इंटीग्रेशन ए टू इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स वेयर ए ग्रेटर देन 0। ए टू इनफाइनाइट डाल दिया है, तो ऊपर वाली लिमिट में इनफाइनाइट होना चाहिए, नीचे वाली लिमिट में ए होना चाहिए। लेकिन यहाँ देख लेना, इस बात पर गौर फरमा लेना, ए ग्रेटर दैन 0 है। अगर आपके इंटीग्रेशन की लिमिट में माइनस आ गया तो मेरा फार्मूला काम नहीं करेगा। मेरा फार्मूला तभी काम करेगा जब आपकी लिमिट जो है वो पॉजिटिव हो, है ना। तो नीचे वाली लिमिट जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए और जो ऊपर वाली लिमिट है वो इनफाइनाइट तक जानी चाहिए। ये है। अब 2 कंडीशन है इसमें। ये है एफ एक्स इज बाउंडेड fx is bounded in interval a infinite। fx जो है बाउंडेड होना चाहिए, क्योंकि अगर ये बाउंडेड नहीं हुआ तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड बन जाएगा। सेकंड काइंड अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगी। अब fx बाउंडेड हो चुका है। अब फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट है आपका, इफ देयर एग्जिट्स म्यू ग्रेटर देन 1, mu greater than 1 such that limit x tends to infinite x to the power mu fx exists, then
I is कन्वर्जेंट, इंटीग्रेशन कन्वर्जेंट होगा। और सेकंड पार्ट में है इफ देयर एग्जिट्स म्यू लेस देन इक्वल 1 such that limit x tends to infinite x to the power mu f x exits but not 0 or infinite or minus infinite, then I is डाइवर्जेंट। इस स्थिति में जो रिजल्ट आ जाएगा वो डाइवर्जेंट आ जाएगा। अब इन चीजों को मैं आपको इस तरह से बता देता हूं। अब यहां जो है लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट है, एक्स टू दी पावर में म्यू एफ एक्स है। म्यू लेने वाले आप खुद हैं, म्यू कोई और नहीं लेगा, म्यू आप लेंगे। अब सवाल दो भागों में बटा हुआ है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट में। अगर कन्वर्जेंट है तो शर्त यह है लिमिट एक्स टू दी पावर म्यू एफ एक्स एग्जिट्स करेगी। क्या करेगी? एग्जिट्स। वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, बस अनंत नहीं हो सकती और माइनस अनंत नहीं हो सकती। और शर्त यह है म्यू 1 से बड़ा होना चाहिए। और डाइवर्जेंट का केस अलग है। डाइवर्जेंट के केस में लिखा हुआ है कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करेगी बट नॉट जीरो। यानी कि डाइवर्जेंट का अगर आप केस ले रहे हैं तो लिमिट की वैल्यू आप जीरो नहीं दे सकते। जीरो लगते ही वो जो है टेस्ट फेल हो जाएगा। हाँ, इनफाइनाइट पे पास हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट पे पास हो जाएगा। यानी कि लिमिट इनफाइनाइट आ जाए या माइनस इनफाइनाइट आ जाए, एग्जिट्स हो जाए, फाइनाइट क्वांटिटी आ जाए, लेकिन जीरो ना हो तो डाइवर्जेंट पास होगा, है ना। और म्यू जो है वो लेस देन इक्वल 1 होना चाहिए। म्यू की वैल्यू 1 है या 1 से छोटी है। और फिर फर्स्ट पार्ट में जो है वो कन्वर्जेंट के लिए म्यू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, लिमिट एग्जिट्स होनी चाहिए, उसमें जीरो स्वीकार कर लिया जाएगा। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, जब भी आप क्वेश्चन करने जाएंगे तो पहले टेस्ट का स्टेटमेंट जो है 2-3 बार आराम से पढ़ लीजिएगा, है ना। तो मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि जो चैप्टर है हमारा वो भारी नहीं है। चैप्टर तो भारी नहीं है, लेकिन चैप्टर ना थोड़ा सा इल्झा हुआ है, कन्फ्यूजन है। यानी कि कोई टेस्ट पढ़ करके सीधे सीधे सवाल करना शुरू कर दे तो वो जब तक उस टेस्ट में रहेगा तब तक तो वो क्वेश्चन करता रहेगा, तो उसके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब वो उस टेस्ट को छोड़ करके अगले टेस्ट में जाएगा तो वो पीछे वाले टेस्ट के रूल भूल चुका होगा। तो यानी कि इस चैप्टर को सिंपल बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, टेस्ट जो है आपको याद हो जाने चाहिए। टेस्ट के रूल अगर आपको याद हो जाते हैं तो आपको कन्फ्यूजन जो है वो नहीं होगा। आइएगा म्यू टेस्ट के बारे में चलते हैं। ये एक आसान टेस्ट है, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं और बहुत छोटे रूप में हो जाते हैं। आप देखिएगा पीछे का एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने छुटवाया है। एग्जाम्पल नंबर 2, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ए से इनफाइनाइट और डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसे ऐसे कर लीजिएगा, ए टू इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स, वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो जाता है। अब एक्स स्क्वायर को आप बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा और अंडर रूट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब सबसे पहले केस में आपको क्या सोचना होता है, सबसे पहले आपकी संभावना क्या होती है कि मेरा जो इंटीग्रेशन है वो कन्वर्जेंट हो जाए। और कन्वर्जेंट के लिए लिमिट का एग्जिट्स होना जरूरी है ना। तो लिमिट का एग्जिट्स होना जरूरी है और लिमिट चल रही है आपकी इनफाइनाइट। तो आप जानते हैं कि इनफाइनाइट अगर बनाना है तो आपको 1 अपॉन इनफाइनाइट बनाना होगा जिससे कि वो जीरो बन जाए। इसीलिए मैंने अंडर रूट के अंदर से एक्स कॉमन लिया है। अब वो जो वैल्यू बनेगी, अब यहाँ पर जो म्यू की वैल्यू चूज करनी है आपको, एफ एक्स इक्वल टू चूज करना है। अब इस तरह से चूज करना है। देखिएगा यहाँ एक्स की पावर कितना आ चुका है 3, तो मैं म्यू की वैल्यू 3 लूंगा। वी टेक म्यू इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स टू दी पावर म्यू एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब अंडर रूट
1 प्लस 1/x², ये कैंसिल हो जाएगा 1/√1 प्लस 0 इजिकल टू 1। अब देखिएगा, तो इनफाइनाइट की लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही है तो सीधा सा रूल है कि 1 बना लीजिएगा, है ना, 1 बना लीजिएगा, और जो भी x की पावर एक्स्ट्रा बच रही है वो म्यू में डाल दीजिएगा। जब वो आपस में कट जाएंगी तो आपकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट हो जाएगी। तो देखिएगा 1 हो चुका है, लिमिट 1 आ चुकी है, तो म्यू टेस्ट के अनुसार, और जो म्यू की वैल्यू ली गई है वो 3 ली गई है, जो कि ग्रेटर देन 1 को फॉलो करती है। तो इसलिए म्यू टेस्ट के अकॉर्डिंग हमारा इंटीग्रल जो है वो कन्वर्जेंट है। यहाँ पर लिख देता हूँ म्यू इक्वल टू 3 लिया गया है ग्रेटर देन 1, लिमिट एग्जिस्ट कर गई है बाय म्यू टेस्ट, कॉमा गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। तो दिया गया इंटीग्रल जो है वो कन्वर्जेंट है। उसके बाद मैं म्यू टेस्ट के एग्जाम्पल पर चलता हूँ इसमें। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसके फर्स्ट पार्ट में है I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to इनफाइनाइट dx अपॉन x टू दी पावर 1/3 और 1 प्लस x टू दी पावर 1/2। फिर वही मैं काम करता हूँ, इसे मैं कह देता हूँ इंटीग्रेशन 1 to इनफाइनाइट fx dx, वेयर fx is equal to 1/x to the power 1/3 1 plus x to the power 1/2 1/x to the power 1/2 बाहर ले लीजिएगा, x to the power ये हो जाएगा 5/6 और 1/√x प्लस 1। देखिएगा √x को मैंने बटे में बना लिया है। तो ध्यान आपको क्या रखना है, अगर लिमिट इनफाइनाइट आप रखने जा रहे हैं तो वो कामयाब तभी होगी जितने भी x होंगे वो आपके डिनोमिनेटर में होंगे। अब x की पावर में देखिएगा बाहर क्या चल रहा है, 5/6 चल रहा है, 5/6 चल रहा है, ये पावर मुझे हटानी है, तो मैं म्यू इक्वल टू 5/6 डालूंगा। लेट म्यू इक्वल टू 5/6 डालिएगा और ये छोटा है 1 से, ये हो जाता है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x टू द पावर म्यू fx, ये हो जाता है लिमिट x टू द पावर इनफाइनाइट x to the power 5/6 x to the power 5/6 1/√x प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, 1/इनफाइनाइट डालेंगे तो 1/0 प्लस 1 इक्वल टू 1। लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर चुकी है। और देखिएगा म्यू की वैल्यू 5/6 है, 5/6 1 से छोटा है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डाइवर्जेंट के केस में आप जा रहे हैं एग्जिस्ट बट नॉट 0। यह ध्यान रखना, 0 पर ये बात ध्यान रखनी है, 0 पर कन्वर्जेंट का रूल पास हो जाता है, डाइवर्जेंट का रूल पास नहीं होता है। अब यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, ये लिख देंगे लिमिट एग्जिस्ट बट नॉट 0, सो बाय न्यू टेस्ट गिवन इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट। तो इस तरह से दिया गया इंटीग्रल जो है वो डाइवर्जेंट हो जाता है। ये सेकंड पार्ट है इसमें। I इक्वल टू इंटीग्रेशन है 0 से इनफाइनाइट x dx अपॉन 1 प्लस x का होल क्यूब। ये बुक में क्वेश्चन गलत कर रखा है। इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो 0 से इनफाइनाइट है, और म्यू टेस्ट में स्पेशली लिमिट में सिखाया गया था कि जो लोअर लिमिट होगी वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, जबकि यहाँ लिमिट में 0 आ चुका है। तो दो वैल्यू में आप इसे तोड़ेंगे पहले। I इक्वल टू आप ऐसे ले लीजिएगा 0 to a x dx अपॉन 1 प्लस x का होल क्यूब प्लस a टू इनफाइनाइट x dx अपॉन 1 प्लस x का होल क्यूब। कंडीशन डाल दीजिएगा a के बगैर 0। अब तो इंटीग्रेशन बन चुके हैं। I इक्वल टू I1 प्लस I2 इक्वेशन 1।
I1 इज इक्वल टू बन चुका है 0 टू a x dx अपॉन 1 प्लस एक्स का होल क्यूब। ये इंटीग्रेशन आपका बन चुका है। लिमिट में इनफाइनाइट नहीं है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट काइंड कैंसिल हो गया है, फंक्शन आपका बाउंडेड नहीं है, जीरो भी अगर रखेंगे तो आपकी जो है निश्चित राशि में जीरो प्राप्त हो जाएगा। इसे ऐसे लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू a f x dx बेहद एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल क्यूब इज बाउंडेड इन फाइनाइट इंटरवल a कॉमा इनफाइनाइट। तो I1 इज प्रॉपर इंटीग्रल, therefore it is कन्वर्जेंट। तो I1 जो है आपका प्रॉपर इंटीग्रल हो चुका है, इस कारण से है जो ये कन्वर्जेंट हो गया है। अब I1 का काम खत्म हो गया है। अब I2 लेने चलते हैं। I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू इनफाइनाइट x dx अपॉन 1 प्लस एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू इनफाइनाइट x dx अपॉन, इसे एफ एक्स डी एक्स लिख लीजिएगा, एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू आपकी हो जाती है एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल क्यूब। अब डिनोमिनेटर की जो पावर है, डिनोमिनेटर में जो पावर है 3 है और ऊपर जो पावर है एक्स की वो 1 ही है, तो नीचे डिनोमिनेटर की पावर जो है 2 ज़्यादा बड़ी है। और इनफाइनाइट लेने पर इंटीग्रेशन का आंसर तभी आ सकता है जब ऊपर की लिमिट और नीचे की लिमिट बराबर हो। तो यानी कि मैं म्यू की जगह 2 डालना पड़ेगा मुझे, या पहले ही से कॉमन लेकर के काट देता हूँ। तो ये हो जाता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। अब यहाँ से ले आते हैं, टेक म्यू इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 1, तो ये हो जाता है लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स टू दी पावर म्यू एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। ये कैंसिल हो गया है तो ये वैल्यू 1 आ जाती है। लिमिट एग्जिस्ट हो चुकी है और म्यू की जो वैल्यू है वो 2 है, 1 से बड़ी है। दिस टू इम्प्लाइज I2 इज कन्वर्जेंट बाय म्यू टेस्ट। म्यू टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है I2 हमारा कन्वर्जेंट है। जब हमारे पास I2 कन्वर्जेंट हो चुका है तो इक्वेशन नंबर 1 से आ जाइएगा। बाय इक्वेशन 1 गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। I1 वाला इंटीग्रल भी कन्वर्जेंट था, I2 वाला इंटीग्रल भी कन्वर्जेंट था। तो इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि कन्वर्जेंट इंटीग्रल प्लस कन्वर्जेंट इंटीग्रल होगा तो आंसर फाइनाइट क्वांटिटी आएगा और जो आंसर है हमारा वो कन्वर्जेंट प्राप्त हो जाएगा। ये है एग्जाम्पल 2। I equal to 0 to infinite x to the power 2n upon 1 plus x to the power 2n dx where m and r positive integers। आप देखिएगा लिमिट फिर 0 से स्टार्ट हो रही है। अब न्यू टेस्ट लगा रहे हैं तो 0 से बचना चलेगा, तो लिमिट तोड़ दीजिएगा। I equal to integration 0 to a x to the power 2m upon 1 plus x to the power 2n dx plus a से इनफाइनाइट x to the power 2n upon 1 plus x to the power 2n dx। I is equal to I1 plus I2 इक्वेशन 1। I1 is equal to integration 0 to a x to the power 2m upon 1 plus x to the power 2n dx 0 to a f x dx। f x is equal to x to the power 2m upon 1 plus x to the power 2n is bounded। ये वैल्यू को आप अनंत नहीं बना सकते, इज बाउंडेड इन इंटरवल 0, a। सो I1 is proper integral, therefore it is convergent। ये प्रॉपर इंटीग्रल है तो प्रॉपर इंटीग्रल है तो कन्वर्जेंट हो गया। I1 का काम खत्म।
आई टू इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ए टू इनफाइनाइट एक्स टू द पावर 2m dx अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 2m इंटीग्रेशन ए टू इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 2m अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 2m। अब यहाँ पर लिमिट में इनफाइनाइट आ चुका है तो ब्रैकेट में यहाँ लिख भी देता हूँ। ये हो गया है मेरा इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर। अब एक्स को डिनोमिनेटर में बनाना है मुझे, तो मैं 2n ऊपर ले जाता हूँ, एक्स की पावर 2 m माइनस n अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2n। अब देखिएगा मैं लिमिट एग्जिट कराने वाला हूँ। अब इस बार दोनों आंसर आएंगे, कन्वर्जेंट भी आएगा और डाइवर्जेंट भी आएगा। अब देखिएगा ये पावर हटानी है मुझे, ये वाली, और यहाँ m-1 पड़ा है तो मैं उल्टा करके मानूंगा। लेट म्यू इज इक्वल टू, आप ये लीजिएगा 2n-m, उल्टा करके मानी है पावर, जिससे कि ये कट सके। तो ये हो जाता है लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स की पावर म्यू एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x tends to infinite x to the power 2 n minus m x to the power 2 m minus n 1 upon x to the power 2n plus 1, ये कट जाएंगे तो 1 upon 0 plus 1 equal to 1। लिमिट एग्जिट्स कर गई है और जीरो नहीं आ रही है। लिमिट एग्जिट्स कर गई है और जीरो नहीं आ रही है, तो यहाँ से दोनों रूल आप लिख सकते हैं। कन्वर्जेंट का भी रास्ता बना सकते हैं, डाइवर्जेंट का भी रास्ता बना सकते हैं। कन्वर्जेंट तब बनता है जब म्यू की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, और डाइवर्जेंट तब बनता है जब म्यू की वैल्यू 1 या 1 से छोटी होती है। अब म्यू की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास 2 अपॉन 2 इंटू n माइनस m। अब यहाँ पर मैं दोनों केस जो है वो लेने वाला हूँ। इंटीग्रेशन जो है वो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट कैसे हो जाएगा। अब n में से क्या घट रहा है, m, और हाँ n में से m घट रहा है, और ध्यान रखना n और m पॉजिटिव इंटीजर है, और पॉजिटिव इंटीजर में 1 का फर्क होता है। पॉजिटिव इंटीजर में 1 का फर्क होता है। अब ऐसे ले लेते हैं, इफ n ग्रेटर देन m इज टू इम्प्लाइज, अगर n m से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर है तो यानी कि n की जो सबसे छोटी वैल्यू बनेगी वो m+1 बनेगी, और m+1 से m+1 रखेंगे तो m कट जाएगा, 2 बाहर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेटर देन 2, यानी कि ग्रेटर देन 1 बन रहा है, ग्रेटर देन 1 बन रहा है यहाँ पर। और दूसरा केस एक तो ये बन जाता है n ग्रेटर देन m का, और दूसरे केस में ये डाल देते हैं इफ n लेस देन इक्वल m इज टू इम्प्लाई म्यू लेस देन इक्वल 1। अब ये रूल जो है आपका कन्वर्जेंट का पास हो गया है, और दूसरा रूल जो है आपका डाइवर्जेंट का पास हो गया है। तो बाई म्यू टेस्ट I2 is convergent for n greater than m and divergent for n less than equal m। n ग्रेटर देन m पर कन्वर्जेंट बन रहा है, और n लेस देन इक्वल m पर जो है वो डाइवर्जेंट बन रहा है। दोनों रूल पास हो गए हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 में दोनों का प्लस है, कन्वर्जेंट प्लस कन्वर्जेंट करेंगे तो कन्वर्जेंट आएगा, लेकिन कन्वर्जेंट प्लस डाइवर्जेंट करेंगे तो आंसर डाइवर्जेंट आ जाएगा। आगे ऐसे लिख देते हैं, बाई इक्वेशन 1 फर्स्ट पॉइंट बना लेते हैं, गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट फॉर n greater than m, second given integral is divergent for n less than equal m। और इस तरह से जो है आपका आंसर जो है वो तैयार हो जाता है। एग्जाम्पल नंबर 3 आप कर सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 आप कर सकते हैं, 4 और 5 आप कर सकते हैं। अब मैं एक्सरसाइज के वो सवाल बता देता हूँ जिसमें जो है म्यू टेस्ट आपका लग रहा होगा। इसके आगे का एग्जाम्पल 3, 4 HW है। अब मैं एक्सरसाइज 12B पर आता हूँ।
एक्सरसाइज 12B। ये है एक 2014 में क्वेश्चन आया था, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 से इनफाइनाइट डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ये क्वेश्चन आया था। तो फंक्शन जो है बाउंडेड है ना, तो आप इसमें जो है म्यू की वैल्यू 1 लेकर के चलेंगे, म्यू की वैल्यू 1 लेकर के चलेंगे, यानी कि हम म्यू इक्वल टू 1 लेंगे, इक्वल को फॉलो कर रहा है तो आंसर आपका डाइवर्जेंट आ जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट डी एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप इसे लिख देंगे 0 टू ए डी एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए से इनफाइनाइट डी एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये प्रॉपर हो जाएगा और इसमें आप म्यू टेस्ट लगाएंगे और म्यू इज इक्वल टू 2 लेंगे, क्योंकि एक घात अंदर से आएगी एक घात बाहर से आएगी तो 2 हो जाएगी जो ग्रेटर देन 1 है, और ये आंसर बनेगा कन्वर्जेंट। ये कन्वर्जेंट बन जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, आई इक्वल टू 2 से इनफाइनाइट डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। इसमें अंडर रूट के अंदर हाईएस्ट पावर 2 पड़ी हुई है ना, तो अंडर रूट में से ए बन जाएगी, तो आप म्यू इक्वल टू 1 अप्लाई करेंगे और म्यू इक्वल टू 1 पर आपका बन जाएगा डाइवर्जेंट। छठा, आई इक्वल टू है इंटीग्रेशन 1 टू इनफाइनाइट डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस 1। इसमें आप म्यू इक्वल टू लेंगे 3/2 ग्रेटर देन 1 है, तो आंसर बन जाएगा कन्वर्जेंट। बस आपको ये ध्यान रखना है, म्यू टेस्ट लगाते समय डिनोमिनेटर की पावर और न्यूमरेटर की पावर बराबर कर दो बस, अब वही म्यू की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा। फिर सातवें में आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट एक्स टू दी पावर 3/2 dx डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस सी। इसे आप 2 पार्ट में तोड़ेंगे, एक 0 टू ए में, ए टू इनफाइनाइट में, तो ये तो आपका प्रॉपर में चला जाएगा। और यहाँ पर म्यू टेस्ट लगाएंगे, ऊपर 3/2 है नीचे 2 है, तो ऊपर की घात 1/2 कम है, तो म्यू इक्वल टू 1/2 छोटा है 1 से, तो आंसर आपका इसमें चला जाएगा, डाइवर्जेंट में चला जाएगा। ऐसी आठवां क्वेश्चन है, 8वें क्वेश्चन में है 0 से इनफाइनाइट है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डीएक्स। ऊपर 2 घात है नीचे 4 है, तो ऊपर 2 की कमी पड़ रही है, 2 लिमिट में तोड़ेंगे 0 टू ए टू इनफाइनाइट, ये प्रॉपर बन जाएगा। और इसमें म्यू इक्वल टू 2 लेंगे जो ग्रेटर देन 1 है, तो ये आंसर कन्वर्जेंट में चला जाएगा। आप देखिएगा म्यू टेस्ट अगर आपको क्लियर हो जाता है तो आप देखिएगा मुँह जवानी आंसर बताना शुरू कर देते हैं। ये 9th है, आई इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अंडर रूट एक्स। इसमें भी 0 टू ए बनाएंगे, ए टू इनफाइनाइट बनाएंगे, तो ये तो प्रॉपर हो जाएगा। और यहाँ पर म्यू इक्वल टू आप 3/2 ग्रेटर देन 1, ये कन्वर्जेंट बन जाएगा। 10वां, आई इक्वल टू है बी टू इनफाइनाइट एक्स की पावर 3/2 dx अपॉन अंडर रूट एक्स की पावर 4 माइनस ए की पावर 4। अंडर रूट के अंदर 4 पावर है तो वो 2 पावर बनी, जबकि ऊपर कितनी है 3/2, तो ऊपर आधी कम है, तो इसमें आप म्यू इक्वल टू 1/2 लेंगे, ये 1 से छोटा है, तो आपका आंसर डाइवर्जेंट बन जाएगा। इस तरह से आप देखा म्यू टेस्ट के जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं, उन क्वेश्चंस में जितने भी क्वेश्चन मैंने दिए हैं, आप मैं क्वेश्चन को देख करके डायरेक्ट बता सकता हूँ कि वो आंसर कन्वर्जेंट आ रहा है या डाइवर्जेंट आ रहा है। बस आपको देखना करना क्या होता है, न्यूमरेटर की पावर और डिनोमिनेटर की पावर बराबर करनी होती है और उसी से हमारा आंसर पता लग जाता है।